डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साजिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल सर साजिद अब्दुल्ला। मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूं। सबसे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ अ विंडो एट द वर्ल्ड। ये वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में आप चले जाएं, तो आपको कई सारे अफराद ऐसे मिल जाएंगे जो या इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते होंगे या समझ सकते होंगे। और ये वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। नंबर 2, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दुनिया आज ग्लोबल विलेज है। आप बिजनेस करते हैं तो आप दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज से आप अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स तलाश कर रहे होते हैं या आप सप्लायर्स तलाश कर रहे होते हैं। तो उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में इंग्लिश को समझने और बोलने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। नंबर 3, English is the language of science and technology। दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना भी एडवांस्ड वर्क या जितनी भी रिसर्च मौजूद है वो मैक्सिमम उर्दू में नहीं है, या तो इंग्लिश में है या फिर अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में है। तो हमें उन लैंग्वेजेस में से जो लैंग्वेज सीखना कदरे आसान है वो ना तो जर्मन है, ना फ्रेंच है, ना चाइनीज़ है, ना रशियन है, बल्कि वो क्या है, वो इंग्लिश ही है। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में ही आसान तरीके से गेन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैं जब लाहौर में किप्स स्कूल इकबाल टाउन में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा था, तो मेरे पास 2 मेजर कैटेगरीज के पेरेंट्स आते थे। एक तो वो लोग थे जो कहते थे कि हम आपके पास अपने बच्चे का एडमिशन इस वजह से करवा रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेगा या इंजीनियर बन के निकलेगा, और वो बाकायदा इस चीज़ की डिमांड करते थे कि आपके पास मैट्रिक करने के बाद, आप ही के कॉलेज में एफएससी करने के बाद हमें ये बच्चा डॉक्टर चाहिए, हमें ये बच्चा इंजीनियर चाहिए। दूसरी इस कैटेगरी के लोग थे जो लोग लाहौर की शाह आलमी मार्केट में या आजम क्लॉथ मार्केट में होलसेल का बिजनेस करते थे। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो खुद ज़रा कम तालीम याफ्ता थे और उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ होलसेल का बिजनेस करते हुए, अपने मटेरियल को इंपोर्ट करते हुए या एक्सपोर्ट करते हुए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हुए प्रॉब्लम आते थे। तो ये काम के लिए उन्होंने या तो ये काम आउटसोर्स किया हुआ था या किसी को हायर किया हुआ था। अब इसमें वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे और कई दफ़ा उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह भी हो जाते थे। तो वो लोग हमसे आके ये डिमांड करते थे कि हमने अपने बच्चों को कोई बहुत आला नौकरी नहीं दिलवानी है, बल्कि हम इनको इस काबिल करना चाह रहे हैं कि कॉमन सेंस के साथ साथ इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए कि ये हमारा बिजनेस संभाल सकें और डिफरेंट कंट्रीज के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम अपना संभाल लें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सब कुछ और उसकी करस्पॉन्डेंस वो ये खुद से कर सकें। तो इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उनको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दैट वाज इंग्लिश लैंग्वेज। और ये ज़माना कोविड-19 से कई साल पहले का ज़माना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तब पाकिस्तान में ऑनलाइन काम का कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। कोविड-19 ऑनवर्ड पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऑनलाइन वर्किंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया और उसमें आपको जो भी लोग वो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पूरी दुनिया में लोग जो है वो कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, अपने कस्टमर्स तलाश करने होते हैं, अपने क्लाइंट्स तलाश करने होते हैं। आजकल के ज़माने में चाहे आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं,
चाहे आप वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या साइबर सिक्योरिटी में या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। क्यों? कि आपने अपने जो कस्टमर्स तलाश करने हैं पाकिस्तान से बाहर, उनके साथ जो आपने कम्युनिकेशन करनी है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसमें आप जितने भी एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी है या गूगल बार्ड है या कोई भी है, तो उसमें प्रॉम्प्टिंग करने के लिए भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उतनी ही अच्छी आप प्रॉम्प्टिंग कर सकेंगे। जितना अच्छा आप एआई टूल को अच्छी लैंग्वेज में अपना प्रॉब्लम या अपना इशू समझा सकेंगे, डेफिनेटली आप क्या समझाएंगे? आप इंग्लिश लैंग्वेज में समझाएंगे, उतना ही अच्छा आपको वहां से आंसर मिलेगा। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कारपोरेट सेक्टर में कहीं पे कोई प्रोफेशनल हैं, आपको एआई टूल्स यूज करने के लिए अच्छी इंग्लिश की जरूरत है। अगरचे कि चैट जीपीटी उर्दू में भी जवाब दे देता है, लेकिन उर्दू के दिए हुए जवाबात में जो मैंने नोट किया है वो ये है कि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज और इस्तिलाहात और इवन सेंटेंस स्ट्रक्चर वो बहुत पुराना इस्तेमाल होता है, और जुमलों की बनावट वो मुनासिब और ठीक नहीं होती है, बल्कि बहुत से जुमले बेरब्त होते हैं और आप उस कंटेंट को एज इट इज कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और आप करना भी चाहें तो आप विद इन द सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान या इंडिया तक, यहीं तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया के हवाले से, पूरे दुनिया के सिनेरियो में काम करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्टिंग इंग्लिश में करने की जरूरत है, और वहां से जो कंटेंट भी आपने लेना है मैक्सिमम वो इंग्लिश में लेना है। तो हम इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आजकल के ज़माने में पिछले दौर के निस्बत कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो, आप ठीक इंग्लिश बोलते हो, आप ठीक इंग्लिश लिखते हो। अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हैं तो फिर क्या होता है? फिर आप पाकिस्तान की अदाकारा मीरा जी जैसी इंग्लिश बोलते हैं, और वो वाली इंग्लिश जो आपने कभी मीरा से सुनी होगी, तो कभी आपने सुहेल अहमद उर्फ अजीजी के प्रोग्राम में अजीजी साहब को उनकी मिमिक्री करते हुए देखा होगा। तो वो जो पंजाबाइज्ड किस्म की इंग्लिश है, अगर आप ऐसी इंग्लिश बोलेंगे तो आप दुनिया का मजाक बन के रह जाएंगे। इसलिए लैंग्वेज सिर्फ वही यूज करनी चाहिए जो आपको ठीक तरह से आती है। जो लैंग्वेज आपको ठीक नहीं आती, उस लैंग्वेज को अगर आप मुआफ़ी कर दें तो ज्यादा बेहतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, और आवर फर्स्ट टॉपिक इज द सेंटेंस। सेंटेंस को हम उर्दू में जुमला भी कहते हैं और फिक्रा भी कहते हैं। सेंटेंस क्या है या जुमला क्या है? अल्फाज का ऐसा मजबूआ जो मिलकर कोई एक मुकम्मल मानी या मतलब समझाता है, उसको हम जुमला कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग्स इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम साजिद अब्दुल्ला, मैं साजिद अब्दुल्ला हूँ। ये एक जुमला है जिसमें कुछ अल्फाज इकट्ठे करके मैंने आपको एक बात बताई, और इसका एक मतलब है और आपने वो मतलब समझ लिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक जुमला है। आई एम टीचिंग यू, तो ये कुछ अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमूआ या एक ग्रोह है अल्फाज का, जिसका एक मानी और मतलब है, और आपने समझ लिया। जुमले की कुछ काइंड्स या इकसाम होती हैं। सबसे पहले तो वो जुमले होते हैं जो सादा जुमले हैं, जिनके अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कुछ असर्ट कर रहे हैं, तो उन जुमलों को हम आमतौर पे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। इनको हम असर्टिव भी कहते हैं, इनको हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं। उर्दू में हम इनको आमतौर पर सादा जुमले कह सकते हैं। दूसरे जुमले वो होते हैं जिन जुमलों में आप
कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। ये कौन से जुमले हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको हम क्या कहते हैं? सवालिया जुमले। ये वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता सकता हूं कि सवालिया जुमले भी दो तरह के होते हैं। एक वो वाले सवालिया जुमले जो लफ्ज क्या से शुरू होते हैं और उनका जवाब यस में या नो में दिया जा सकता है। मसलन, क्या आपने खाना खाया? क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया? इनका जवाब हम सिंपली यस या नो में दे सकते हैं। अगर हम यस कह दें या नो कह दें तो जवाब मुकम्मल हो सकता है। दूसरे जुमले वो होते हैं जो क्या से नहीं शुरू होते, बल्कि उन जुमलों के दरमियान में क्यों, कब, कैसे, कौन, कहां, इस तरह के अल्फाज आते हैं और उनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। छोटी सी मिसाल देता हूं। आपसे गलती से कोई गिलास टूट गया और मामा ने आपसे पूछा कि ये गिलास आपने क्यों तोड़ा, और आप आगे से कह देंगे यस मामा, तो क्या ये जवाब कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट तो मेरे ख्याल है तभी होगा जब आगे से भी प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको कंप्लीट सेंटेंस आंसर देना पड़ता है। क्यों, कब, कैसे, कहां का जवाब यस या नो नहीं हो सकता। या आपसे अगर आपके बाबा पूछते हैं कि आपने मेरी कार की चाबी कहां रखी, और आगे से कह दें यस बाबा, तो इज दिस अ प्रॉपर आंसर? नहीं ना। तो हमने डिस्कस किया कि एक वो जुमले जो लफ्ज क्या से शुरू होते हैं और उनका जवाब यस या नो में मुकम्मल तौर पे दिया जा सकता है। दूसरे जुमले क्या से नहीं शुरू होते, बल्कि उनके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे कब, कौन, कैसा, कहां वगैरह, तो उनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। उनके लिए मुकम्मल किसी जुमले का इस्तेमाल करके उस जवाब को देना पड़ता है। तो इन दोनों जुमलों की फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है वो जुमले जिनमें हम किसी को कोई हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या हम किसी से कोई दरखास्त या रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को कोई मशवरा देते हैं। तो ऐसे जुमले क्या होते हैं? उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये अमर व नहीं के जुमले होते हैं। तो मसलन हम कहते हैं मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, या आप कहते हैं कि बाग में पौधों को पानी दो, तो ये क्या है? ऑर्डर है, हुक्म है। इसी तरह से आप कहते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए, तो ये इसमें रिक्वेस्ट है। या इस तरह से आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि आए सैर करने चलते हैं, आइए आज एक फिल्म देखने चलते हैं। तो इस किस्म के जुमले कौन से हैं? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। चौथी और आखिरी मेजर काइंड जो है वो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई एक्सक्लेमेशन होता है, जिनमें कोई किसी जज्बे का इजहार किया जा रहा होता है। मसलन खुशी का जज्बा है, या गम का जज्बा है, या हैरत का जज्बा है। तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मसलन आप कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, खुशी का इजहार किया आपने, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या आप यूं कह सकते हैं कि अलास शी हैज डाइड, अफसोस वो फौत हो गई है, तो इसमें एक गम का जज्बा है। या आप किसी बात पे हैरान हो जाते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें आप हैरानगी का, एक खुशगवार हैरत का इजहार कर रहे हैं। तो इस तरह के जुमलों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे सेंटेंस में आम तौर पर दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट
और एक प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में जब हमको इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक हम उस चीज या शख्स का नाम लेते हैं और एक उस चीज या शख्स के बारे में हम कुछ बताते हैं। तो जिस शख्स का या चीज का हम नाम लेते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के बारे में आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। मसलन एक सेंटेंस में यहां पे लेता हूं, माई सन रीड्स इन क्लास 9। अब मैंने किसके बारे में बात की है? माई सन के बारे में, मेरा बेटा। तो ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। अब अपने बेटे के बारे में क्या बात की है? रीड्स इन क्लास 9। उसके बारे में आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, द डियर हैज 2 हॉर्न्स। हिरन के 2 सींग होते हैं। तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बोला डियर के बारे में, हिरन के बारे में। तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? हैज 2 हॉर्न्स। उसके बारे में ये बात हो रही है कि उसके 2 सींग होते हैं। तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। जी, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। फर्स्ट सेंटेंस इज ही हैज अ गुड मेमोरी। उसका हाफजा अच्छा है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में, ही। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद अगली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हैज अ गुड मेमोरी, ये इसका प्रेडिकेट है। सेकंड सेंटेंस इज मिस्टर अहमद इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है? मिस्टर अहमद के बारे में। तो मिस्टर अहमद जो है ये दिस इज सब्जेक्ट। और मिस्टर अहमद के बारे में क्या बात की जा रही है? इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या है? प्रेडिकेट। नंबर 3, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, डेफिनेटली अर्थ के बारे में बात हो रही है। अर्थ क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये अगला हिस्सा क्या है? ये प्रेडिकेट है। नंबर 4, लाहौर इज अ बिग सिटी। किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? यस, डेफिनेटली लाहौर सब्जेक्ट है और अगला हिस्सा प्रेडिकेट। नंबर 5, आवर हाउस इज नियर द कैनाल। किसके बारे में बात हो रही है? क्या कैनाल के बारे में बात हो रही है या आवर हाउस के बारे में? डेफिनेटली हाउस के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या है? आवर हाउस। और इज नियर द कैनाल, ये हमारा प्रेडिकेट। नंबर 6, द डॉक्टर चेक द पेशेंट। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, बेसिकली पेशेंट के बारे में बात नहीं हो रही। बात डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर ने मरीज को चेक किया। तो ये सब्जेक्ट है और डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर के बारे में बताया क्या जा रहा है? चेक द पेशेंट, ये प्रेडिकेट है। नंबर 7, द हंटर एम्ड एट द बर्ड। शिकारी ने परिंदे का निशाना लिया। किसके बारे में बात हो रही है? शिकारी के बारे में। द हंटर इसका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? एम्ड एट द बर्ड। नंबर 8, एडिसन इन्वेंटेड बल्ब। एडिसन एक साइंसदान था। एडिसन ने बल्ब इजाद किया। तो बात किसके बारे में हो रही है? एडिसन। एडिसन इज सब्जेक्ट और अगला पार्ट जितना भी है इन्वेंटेड बल्ब, दिस इज प्रेडिकेट। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि एक सेंटेंस के जो 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट,
तो आई होप कि आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान भी कर सकेंगे और उनको सेपरेट भी कर सकेंगे। ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रेज एंड द क्लास। फ्रेज क्या होती है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कुछ मीनिंग या मतलब तो देता है लेकिन वो कंप्लीट मानी मतलब मुकम्मल मानी या मुकम्मल मतलब नहीं देता। A collection of words that makes some sense but not complete sense or complete meaning is called phrase। हम एक सेंटेंस लेते हैं, the sun rises in the east। ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है और हमें एक कंप्लीट सेंस या मीनिंग दे रहा है। इसका एक हिस्सा इन द ईस्ट, मशरिक में, इसका मतलब तो है ना, लेकिन ये मतलब मुकम्मल नहीं है। मतलब इन द ईस्ट, मशरिक में, इसकी एक सेंस बनती है लेकिन हमें ये मुकम्मल सेंस या मुकम्मल मतलब नहीं देता कि मशरिक में क्या। इतने से हिस्से को हम क्या कहेंगे, फ्रेज। एक और एग्जांपल है हमारे पास, अ बॉय सैट ऑन अ वॉल। एक लड़का दीवार पर बैठ गया। ऑन अ वॉल, दीवार पर, मतलब तो समझ आ रहा है कुछ। दीवार पर दो अल्फाज का मजमुआ है, इसका कुछ मतलब है, हमें समझ आता है लेकिन ये इनकम्प्लीट, नामुकम्मल मतलब है, हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं, अ बॉय सैट ऑन अ वॉल, तो कंप्लीट मीनिंग या सेंस बनती है। तो अकेला इनकम्प्लीट सेंस वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये क्या कहलाएगा, फ्रेज। हम एक और सेंटेंस लेते हैं, some guests came to my door। कुछ मेहमान मेरे दरवाजे पर आए। टू माई डोर, ये एक सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। आप एट माई डोर भी लिख सकते हैं, टू माई डोर भी लिख सकते हैं। दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर, मतलब है लेकिन मुकम्मल मतलब नहीं है। तो ये क्या है, फ्रेज है। अगर हम इसको पिछले हिस्से के साथ मिलाते हैं, सम गेस्ट्स केम टू माय डोर, मेरे दरवाजे पे कुछ मेहमान आए, तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये कंप्लीट मीनिंग देता है। जबकि ये इतने हिस्से जो हमने लिए हैं, इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल और केम टू माय डोर, ये मीनिंग तो दे रहे हैं, इनका कुछ मतलब तो है लेकिन इस मतलब से हमें कोई बात मुकम्मल समझ नहीं आती। अगर हम अकेला ये लफ्ज बोलते हैं इन द ईस्ट, तो कोई पूछेगा कि ईस्ट को क्या क्या कहना चाह रहे हो आप। इसी तरह हम कहते हैं ऑन अ वॉल, दीवार पर, तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि दीवार पर क्या। जब आप कंप्लीट बोलेंगे अ बॉय सैट ऑन अ वॉल, तो अगले को समझ आ जाएगी कि क्या कहा गया है। इसी तरह टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आपके दरवाजे को क्या हुआ। आप अगर ये बता देंगे कि कुछ मेहमान मेरे दरवाजे पर आए, तो फिर जुमला मुकम्मल हो जाएगा और इस फ्रेज के साथ कंप्लीट सेंटेंस की समझ आ जाएगी। जी, तो अब हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है? क्लास मुकम्मल जुमला नहीं होता, बल्कि जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें मौजूद हों। अभी थोड़ी देर पहले हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की थी, जरा अपने ज़हन में रिवाइज कीजिए, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट वो शख्स या चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट उस शख्स या चीज के बारे में हम जो बात करते हैं, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो प्रेडिकेट। तो अब क्लास क्या हुआ?
क्लास किसी भी जुमले का वो हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद हो और प्रेडिकेट भी मौजूद हो। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, या हम यूं कह सकते हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास। अब एग्जांपल लेते हैं। God helps those who help themselves। अब इसमें ये जो हिस्सा है ये एक क्लास है। अच्छा, ये कैसे हमें पता चला जी कि ये क्लास है? क्योंकि इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। Who help themselves, God helps those, खुदा उनकी मदद करता है। Who help themselves, जो अपनी मदद आप करते हैं। अभी जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और हेल्प देमसेल्व्स प्रेडिकेट है। तो जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने अंदर रखता है लेकिन ये मुकम्मल जुमला नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये मुकम्मल जुमला नहीं होता लेकिन जुमले का इतना हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रेज की बात की थी, तो फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें मौजूद नहीं थी। सपोज हमने उसमें ऑन अ वॉल एक ये फ्रेज यूज की थी, अ बॉय सैट ऑन अ वॉल, तो ऑन अ वॉल के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं था, उसका मतलब क्या था? दीवार पर। इसी तरह से हमने कहा था सम गेस्ट्स केम टू माय डोर, टू माय डोर वो फ्रेज थी, वो क्लास नहीं बन सकती थी क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें मौजूद नहीं थी। तो ये जुमले का वो हिस्सा है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें मौजूद हैं। तो ये क्या है जी? ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारी एक फ्रेज है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वी कैन नॉट गो आउट while it is raining। जी, while it is raining, अब ये इतना हिस्सा है जब तक बारिश हो रही है। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। अगर ये खाली इट इज रेनिंग होता फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस बन सकता तो था वैसे, लेकिन अब इसके बाद while लग गया है। हम पूरे सेंटेंस की, हम किसी भी चीज को उसके पूरे सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में उसकी बात करेंगे। हम इसको खाली इट इज रेनिंग की बात नहीं करेंगे, हम पूरे सेंटेंस की बात करेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर ये एक क्लास है। अगर हम खाली इतनी बात करें इट इज रेनिंग तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट और कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि पूरे सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फिर वाइल को साथ लगाकर ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। जब तक बारिश हो रही है तो इसकी सेंस तो बन रही है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। अब इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। इट इसका सब्जेक्ट है और इज रेनिंग इसका प्रेडिकेट है। तो व्हाइल इट इज रेनिंग ये सारे का सारा यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये एक क्लास है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। आई थिंक that you have made mistake। मेरा ख्याल है कि आपने गलती कर ली। अगेन वही बात कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये तो एक सेंटेंस तो हो सकता है, लेकिन दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आपने गलती कर ली है। जब के लग गया है तो इससे हमें क्या पता चला है कि ये किसी जुमले का हिस्सा है। ये पूरा जुमला नहीं है बल्कि ये किसी जुमले का हिस्सा है। और ये जुमला मुकम्मल कहां से होता है? आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक।
यहाँ पे। तो ये क्या है, ये क्लास है। इसमें यू क्या है, यू इसका सब्जेक्ट है और हैव मेड अ मिस्टेक ये क्या है, प्रेडिकेट है। और दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक इस सारे को मिला के क्या बनेगी, ये क्लास बनेगी। आई होप कि आपको फ्रेज और क्लास दोनों अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी।